जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हो बोल इंडिया न्यूज। बोल इंडिया न्यूज के इस खास समाचार में आज गोंडवाना जिला अध्यक्ष का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सेवादार आप सभी। जैसा कि जुन्नागढ़ विधानसभा आदिवासी अंचल है, यहाँ पर लगातार जो है पलायन की स्थिति होती है और खास तौर से यहाँ पर जो आदिवासी भाई बहन जो है जुन्नागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार बड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, तो उनके रोकने के लिए गोंडवाना क्या कदम उठाएगी? सबसे पहली चीज तो कोई भी आदिवासी अगर पलायन कर रहा है तो पलायन क्यों कर रहा है और पलायन का जिम्मेदार कौन है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। आदिवासी अगर पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पास लोकल में उसके पास काम नहीं है। काम नहीं है तो काम क्यों नहीं है? कि उसके पास जमीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं भूमाफिया जमीन छीन चुका है, तो उसके पास बचा क्या? लोकल के एरिया में काम ढूंढता है। लोकल में अगर काम नहीं मिलता तो बाहर जाता है। तो इसमें जिम्मेदारी एक शासन प्रशासनिक व्यवस्था की है कि आपने रोजगार गारंटी क्यों बनाई कि 100 दिन हर परिवार को रोजगार मिले, बकायदा जीवन यापन करे। लेकिन वो दोस्तों, चूंकि आदिवासी अगर बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, यानी कि आपकी रोजगार गारंटी जो योजना है सिर्फ कागजों में सफल है, उसमें सिर्फ चंद सरपंच और गांव के लोग जो वजनदार लोग हैं, जिन लोगों की गांव में वजनदारी चलती है, मुखिया है, उन लोग खा रहे हैं। मतलब आपकी लोग पलायन कर रहे हैं, यानी कि रोजगार जो गारंटी योजना खत्म हो गई है। दूसरी चीज, अगर आदिवासी पलायन कर रहा है तो प्रशासनिक स्तर पे 5वें अनुसूचित क्षेत्र का दावा करते हैं कि हम इस क्षेत्र को औद्योगिक बनाए, डिजिटलाइजेशन करे हैं। तो ये सबसे बड़ा उसमें तमाचा है कि जब आदिवासी क्षेत्रों में अगर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या कोयला माइंस और रेत खदानें और बहुत सारी चीजें चल रही है, रिसोर्सेज तो भरे हैं, ये जुन्नार देव है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज खनिज संपदा इतनी है, तो फिर आदिवासी के पास नहीं है, आदिवासी बाहर जा रहा है, तो फिर कर कौन रहा है? कौन व्यक्ति है जो यूपी बिहार से आके यहाँ पर पूरा नेचुरल रिसोर्सेज में खनिज संपदा में कब्जा करके बैठा है? तो दूसरे लोग कर रहे हैं। यानी कि इस क्षेत्र का मूल्यवासी दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम अगर यहाँ का मूल्यवासी है, अगर वो बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकल में उसका संसाधनों में कब्जा नहीं है, दूसरे लोगों का कब्जा है। तो इससे साफ समझ जाना चाहिए कि इस क्षेत्र का आदिवासी जो पलायन हो रहा है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खासकर ये स्टैंड इसमें अपनाती है कि आपके हाथों से रिसोर्सेज छीन रहे हैं। तो मान्यवर कांचीराम साहब कहते हैं कि जब जब आपके प्राकृतिक संसाधनों पे और आपके नेचुरल रिसोर्सों पे, आय के स्रोतों पे अगर दूसरे का कब्जा हो, तो आपको अपना पॉलिटिकल स्टैंड मजबूत करके शासक बनना पड़ेगा, हुक्मरान बनना पड़ेगा। तो ये स्टैंड हमारे पुरुषों महापुरुषों ने हमें दिया। हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से ये कदम उठाते हैं कि हर गांव में अगर कोई व्यक्ति बाहर पलायन कर रहा है तो उसका डेटा पूरा रखा जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है और कौन से काम करने के लिए जा रहा है, और वो काम क्या छिंदवाड़ा में उपलब्ध नहीं है। तो हम उन सारी चीजों पर गणना करते हैं। हम इतने सक्षम तो है नहीं, सरकार में तो है नहीं कि हम अपने लोगों को रोजगार दे पाए या बड़े रूप में। क्यों? क्योंकि मैं अगर कोई फैक्ट्री की शुरुआत करूं, मैं अगर बैंक में लोन के लिए अगर आवेदन भी दूं तो हमें लोन नहीं मिल पाता। अभी बिरसा मुंडा योजना के अंतर्गत मैंने अपने घर पे लोन लिया 2.5 लाख रुपए, और लेकिन उसका जब मैंने देखा तो आप ले तो लिए ले ना, अब उसमें जो सब्सिडी की बात है 5% ब्याज में सब्सिडी मिल नहीं रही, आवेदन देकर पड़ता। अब लोन का हर महीने की किस्त में इतना बना है कि आदमी लोन पटा ही नहीं पाए, कमाई नहीं होगी जितना लोन का अमाउंट उसमें डिसाइड हो गया बैंक के द्वारा। तो मतलब मैं व्यवसाय भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं खुद रोजगार नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं लोगों को रोजगार कैसे दूंगा? अगर मैं गलती से कोई धंधा व्यापार की अगर शुरुआत भी कर दूं तो यहाँ पर इस तरीके से जातिवादी व्यवस्था है, इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम हावी है कि यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम मूल्यवासियों को धंधा पानी में कामयाब नहीं होने दिया जाता। यहाँ तक कि आप पेट्रोल पंप देख लीजिए, जो आपके यहाँ के मूल्यवासियों के पेट्रोल पंप है, उनको ढप करने के लिए किस तरीके से उसमें प्रशासनिक तंत्र और पॉलिटिकल तंत्र ऐसा हावी है कि वो काम करने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है और छिंदवाड़ा के सांसद है। जो आदिवासी अगर पलायन करने पर मजबूर है, अब जिले के अंदर उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी ये व्यर्थ की योजनाएं और व्यर्थ के जो सिंचाई कॉम्प्लेक्स से लेकर बांध बना के आप जो बड़ा बड़ा डंका हांकते हैं, आदिवासी तो वैसे ही भाग रहे हैं, और आप वहां बांध बना दोगे तो फिर उसका अस्तित्व बचेगा क्या? तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। और आदिवासियों को पलायन करने के लिए हम तो यही कहेंगे कि भाई छोटे छोटे रोजगार, धंधा, व्यापार करो, उतने ही तक हम कर पाते हैं, अपने पेट को पाल सकते हैं, अपने पेट को भर सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं, इतनी ही अर्निंग हम वर्तमान में कमा पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम खोजें भी तो शासकीय योजना ही ऐसी है जो हमें पलायन करने से रुकवा सकती है। अगर मैं अपने लोग बोलूं तो पान ठेला खोलो यहाँ पर, भाई इतना कंपटीशन है पान ठेला में भी, आप देख लीजिए। मैं बोलूंगा चल यहाँ पर अंडे की दुकान लगा, नगर निगम या नगर पालिका वाले आके भगा देते हैं, करने नहीं देते। ये जो वर्ग है, जो मूल निवासी वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, चाहे कोई भी जाति समुदाय से, उसको ढंग से धंधा व्यापार भी नहीं करने दिया जाता। मैं ही लड़ता हूँ उनके लिए, जीएसटी के नाम से अलग उनको बर्बाद कर दिया गया। तो
कहीं ना कहीं शासन प्रशासनिक तंत्र रोजगार देने में, पलायन को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। हमारे जैसे लोग अगर काम कर रहे हैं, अगर हमें उसका बाकायदा अगर फायदा मिले प्रशासनिक योजनाओं का, तो कहीं ना कहीं हम भी पलायन रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। जैसे कि भाजपा कह रही है जीएसटी में तो लोगों का और जो है गरीब लोगों का फायदा हो रहा है, तो कैसा देखते? देखो, आंकड़ों के हिसाब से आप निकालेंगे फायदा हो रहा है वो बोलते हैं। आप देखिए किस तरीके से फायदा हो रहा है। आज भी किताब पुस्तक से लेके जितनी भी चीजों में इन्होंने किए हैं ना, बड़ी गाड़ियों को छोड़ के, उसमें 1 लाख 2 लाख एक बड़ा अमाउंट दिख जाता है कि आप 50 लाख 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, एक आंकड़ा दिख जाता है। अब मेरे को बताओ, पार्ले जी बिस्कुट हुआ, तेल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, या रोजमर्रा की जो हमारे खाने पीने की वस्तु है, उन पे 1 भी रुपए किसी किराना दुकान में जाके आप रेट पूछ लीजिए कि भाई हमें जीएसटी इसमें कम हुई है या फिर खत्म कर दिया गया, शून्य कर दिया है, क्या ये सस्ती है? तो नहीं है। मतलब जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां से अगर रिटेल नीचे दुकानदारों के पास अगर कोई सामान आता है, वहां से जनता अगर ले रही है, क्योंकि सीधा मैन्युफैक्चर में साबुन लेने के लिए लाइफबॉय वाले के पास तो जा नहीं सकता, मैं दुकान से लूंगा, तो हुई नहीं ना। जीएसटी फायदा कहां मिला है? आप जो है जीएसटी किस तरीके से किस वर्ग पे कैसे लागू होनी चाहिए, यही तंत्र इनका फैल है। जीएसटी के नाम पे सिर्फ लूट मारी है। फायदा जमीनी स्तर पे, कपड़े लत्ते में तक देख लीजिए। आज मैंने अगर ये कुर्ता के पीस 450 रुपए मीटर से लिया, आज उतने मिल रहा है। तो आंकड़ों में ये दिखा सकते हैं कि हाँ इतने का हमने वो किया है, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ बोलती है। यही बीजेपी का षड्यंत्र है और जनता जनार्दन समझ नहीं पाते। आखिरी सवाल का, प्रवीण दुबे जी को जो जिम्मेदारी दी, क्या आगामी विधानसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए? देखिए, विधानसभा प्रभारी जो बनाए हैं और युवा मोर्चा का हमने जिलाध्यक्ष बनाया है, वो इसीलिए किसी भी युवा को बनाया जाता है कि आप उस क्षेत्र में काम करो, या तो आप खुद काम करके उस जिम्मेदारी या उस पद को या निर्वहन करो, चाहे प्रत्याशी का, या तो आप किसी को तैयार करो। अगर इस क्षेत्र में कोई तैयार नहीं है, यही कैपेबल है, तो ऐसी बात है, यही लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है जो काम करेगा, हम तो आप ही को बोल रहे हैं कि आप अगर जुन्नार देव में काम करते हैं, इनसे ज्यादा अगर आप काम करते हैं, हम आपको टिकट दे देंगे। यहाँ अगर कोई थर्ड सियाने बुजुर्ग बैठे हैं 80 साल के हैं, अगर वो ईमानदारी से, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अमरवाड़ा विधानसभा में लड़ता हूँ, मैंने तो सभी कार्यकर्ताओं को ओपन मंच में ही बोला हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो देवरावन गुलाबी लोभ लालच के लिए गुणवाने में नहीं आया है। मेरी लड़ाई हुक्मरान और शासक बनाने की, विधायक सांसद बनाने की नहीं है, विधायक सांसद बना के शासक बनाने की। तो अगर आप काम करते हो तो आपको लोकसभा में भी हम यही बोलेंगे, गुणवाना गणतंत्र पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी है, चाहे बीजेपी कांग्रेस में भी है, आपका स्वागत है। आप 1 साल पहले, चुनाव के 1 साल पहले गुणवाना आइए, इतना काम करिए कि आपके जूते चप्पल गिर जाए, आपके बदन के कपड़े फट जाए, आपका शरीर ऐसा हो जाए अगर आप काम करते हैं वाकई सबसे ज्यादा। तो मैं खुद बोलता हूं कि हम ऐसे लोगों को टिकट मिले, हम अपने लिए नहीं, ऐसे लोगों को टिकट मिले, इसके लिए मैं बात करूं, क्योंकि गुणवाना गणतंत्र पार्टी में मेहनत कश, ईमानदार और समर्पित व्यक्ति को टिकट देते हैं, जिसके अंदर कुछ कुर्बानी देने की ललक है, जिसके अंदर समर्पण है पार्टी के प्रति, बिना लोभ लालच के। अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम तो आपको भी ऑफर कर रहे हैं कि आप भी पत्रकारिता, कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि आप पत्रकार हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, सैकड़ों पत्रकार लड़, आप मेहनत करेंगे हम आपको भी वो कर देंगे। यहाँ मेहनत कश लोगों की, ईमानदार और कर्मठ लोगों की कमी है। अगर ऐसा आता है, और वैसे तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन उनसे भी ज्यादा कोई मेहनत कश आता है, तो हम तो बोलेंगे कि उनके लिए, टिकट के लिए हमारी पूरी पार्टी, संगठन और लोकल के कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। जैसा कि आपने सांसद चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, अगला कदम देवरावन गुलाबी का क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि सबसे पहला चुनाव जो रहता है सीखने का रहता है ना। हमने पहला चुनाव लड़े, सीखे। दूसरा चुनाव रहता है हराने का रहता है, क्योंकि जब किसी चुनाव में आप उतरे हैं तो बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है, सबसे आप नहीं लड़ सकते, एक एक से आपको निपटना पड़ता है। तो हमारा तो लक्ष्य है कि हमें छिंदवाड़ा जिले में अगर हमारी आबादी है तो हमें प्रतिनिधित्व हमें मिले। कांग्रेस का भी शासन रहा, कमलनाथ जी बहुत बढ़िया नेता हो सकते हैं, लेकिन उनके रहते क्या उन्होंने किसी आदिवासी को सांसद बनाया? अपने बेटे को बना दिया, उनकी पत्नी को बना दिया, लेकिन नहीं बनाया। अब इधर भी बीजेपी में आप देखिए, ये जो लोग हैं इस समय, एक आदिवासी को इन्हें खड़ा भी तो किया था नत्थन साहब, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया था जो उनके इशारे में काम कर सके। बीजेपी भी प्रतिनिधित्व उनको देती है जो इशारे में काम करे, जो सक्षम और ऐसा व्यक्ति काम करने वाला, उनको कभी मौका नहीं मिलता। तो वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी में हमने देख लिया कि एक पार्टी जो है, एक पार्टी में हमारे अनुपात, उनसे ज्यादा, नकुल नाथ जी से ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस में थे, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा हूं। जब गुणवाना नहीं बनी तो उससे पहले तो कांग्रेस में उन लोगों को मौका नहीं मिल पाया, सिर्फ उनको मिला क्योंकि राजा का बेटा राजा। बीजेपी में भी हमने यही देखा कि वहां पर बीजेपी में उत्तम ठाकुर एक बढ़िया युवा नेता है, लेकिन वो दिमाग लगा था, चढ़ चला के, इसलिए जो है
एक बार गोंडवाना से ले जाकर मोनिका को टिकट दे दिए, एक बार फिर कांग्रेस से उठा के कमलेश का टिकट दे दिए। कर्मठता की वहां कोई वैल्यू नहीं है, मेहनत का लोगों की वैल्यू नहीं है बीजेपी में तो है कि बस तुम जीत जाओ, बाकी जा तेल लेने, तुम झंडा उठाने वाले, बैनर उठाने वाले, मेहनत करने वाले, कोई लेना देना उनको नहीं है। तो हम ऐसी दोहरी मानसिकता से हम राजनीति में नहीं है, ना कांग्रेस की मानसिकता है ना बीजेपी की। हमारी मानसिकता है कि जो कर्मठ है, जो मेहनत कश है, अगर उसके पास पैसा नहीं भी है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी भी आप देखना वोट खरीद के मतदाताओं की वोट खरीद के वोट लेने वाली पार्टी नहीं है। हमें तो हमारा रूल्स वही रहता है कि एक 10 रुपए एक मुट्ठी चावल का हमारा आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम है कि हम चुनाव में खड़ा हुए हैं, आप हमें चुनाव लड़ने के लिए 10 रुपए दो। हम उल्टा कार्यकर्ताओं से और जो वोट हमें दे रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो पैसे भी आप देंगे। अगर मैं कोई पूंजीपति से 10 करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ूंगा तो मैं विधायक बनने के बाद मेरे को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि फंडिंग उसने किया। बीजेपी और कांग्रेस में क्या होता है, फंडिंग जो बड़ा व्यापारी देता है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मैंने 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में को कार्यकर्ताओं ने पैसे दिए। हर गांव से 5-5, 10-10 हजार रुपए हमें कार्यकर्ता देते थे कि और अनाज भी देते थे, भोजन भी देते थे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जेब से पैसा निकाल के 2-5 रुपए 10 रुपए अगर मेरे को दे रहा है तो मतलब वो व्यक्ति मेरे को वोट भी देगा, ये बात निश्चित हो जाती है। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी नहीं हमें कहा है कि कर्मठ लोगों की वैल्यू समझो, और चुनाव लड़ने के लिए कोई अगर बदन फटी कपड़े पहन के अगर आया है तो अगर वो कर्मठ है, अगर वो काम किया हुआ है, पूरा क्षेत्र में उसका नाम चल रहा है और क्षेत्र की जनता चाह रही है कि बनने के बाद बहुत शानदार बदलाव करेगा, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस मानसिकता से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनी हुई है। जैसे कि आपने चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद दो लोगों से आपने समर्थन मांगा था, किस उद्देश्य से? देखिए, जो वैचारिक लोग हैं उनसे हम मांगेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण भी संवैधानिक चीजों पे ही लड़ते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम के हक अधिकार के लिए बोलने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति नहीं है जो अवसरवादी अपने हिसाब से अपना काम निकालना, ऐसा नहीं था। वैसे ही ओवैसी साहब को हमने देखे, बैरिस्टर है, जब भी उनका स्पीच सदन में आप जहां पर भी सुनोगे तो उनके जुबान से कभी सामुदायिक शब्द नहीं निकलेंगे, संवैधानिक शब्द निकलेंगे। वो हर चीज को संविधान के अनुरूप ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित समुदाय से उठ के कांग्रेस बीजेपी के बिना हाथ थामे अगर कोई व्यक्ति उठा है तो मेरे लिए वो व्यक्ति मजबूत है, मेरे लिए वो व्यक्ति एक योद्धा के समान है। क्योंकि ओबीसी जो है बीजेपी और कांग्रेस से सांसद नहीं बने, चंद्रशेखर आजाद बीजेपी कांग्रेस सांसद नहीं बने, उनने इन दोनों पूंजीवादी पार्टी जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ती, अपना खुद का स्टैंड खड़ा करके अपना खुद का मजबूत मेहनत से वो व्यक्ति बने। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति खुद की मेहनत से बनता है तो ऐसे लोगों की मैं क्या, कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा होना और उनसे बात करना पसंद करेगा। नहीं तो फिर दूसरे के नाम से, बीजेपी कांग्रेस के नाम से काला कुत्ता को भी आप खड़े कर दीजिए, वो भी जीत जाएगा। ये व्यक्ति ने अपनी वजूद की वजह से, अब वो आए या ना आए उनका अपना वो हो सकता है। क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता था, एक छोटी सी विधानसभा में बड़े नेताओं को बुलाने के लिए एक अपना एक दायरा होता है। मेरा दायरा छोटा था, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि मैंने उनको बुलाया, और उनके जो समर्थक थे उन लोगों ने भी बोले कि आपने सही व्यक्ति को बुलाया है। तो ये मेरे लिए प्राउड करने वाला मोमेंट रहा है। उसके बाद भी उन्हें बी टीम कहा जाता है। देखिए मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी तो उनको बोला गया था सिर्फ बी टीम नहीं, उसमें एक शब्द और जुड़ा है, उसमें बोलते थे तुम्हारी ये जाति की पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी जी को भी तब तक ये बोलेंगे कि तुम्हारी एक जाति की पार्टी है और तुम इसकी बी टीम हो, क्यों? क्योंकि वो निर्दलीय अपना स्टैंड खड़ा किया है, ये तो बोलेंगे ही। मायावती जी को भी शुरू में बोले थे कि तुम दलितों की पार्टी हो, दलित के नेता हो। अम्बेडकर साहब को बोले तुम दलितों के हो, क्यों? क्योंकि एक ठप्पा लगाया जाता है उनका क्षेत्राधिकार को रोकने के लिए। और जब वो हाईलाइट हो जाते हैं, वो टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब वो उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां इनकी बाकियों की औकात नहीं है, तो उस समय उनके ऊपर से ठप्पा हट जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी ऊपर जाति का ठप्पा रहेगा और बीजेपी और कांग्रेस की बी टीम कहा जाएगा। वैसे ही जो निर्दलीय व्यक्ति, आप भी अगर खड़े होंगे कभी भी चुनाव में तो आपको भी या बीजेपी और कांग्रेस की बी टीम बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आप चुनाव जीत गए तो आप ए बी टीम हट जाएगी। लोगों का काम है कहना, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ए या बी टीम हैं, ये तो उस समय पता चलेगा जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे। अब जब तक चुनाव हारेंगे तब तक आप ए बी टीम रहेंगे, और जिस दिन चुनाव जीत जाएंगे आप ए बी टीम हट जाएंगे। तो क्या लोकतंत्र में बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो भाई ये मैं तो बोलता हूँ ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर देखिए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है, वहां राष्ट्रवादी भी आ गए, वहां तो इतनी सारी पार्टियां हो गई है। क्यों? एक राज्य में 8-8, 10-10 पार्टियों का अपना विंग खड़ा हुआ। शुरू में उनको ए बी टीम बोला गया, लेकिन बाद में तो खुद अपने
शरद पवार वो देखिए वहां से, तेजस्वी यादव देखिए, बीजेपी कांग्रेस तो थोड़ी ना। अपना स्टैंड जब मजबूत हो जाता है ना तो कांग्रेस बीजेपी खुद उनकी ए बी टीम बनती है। जब तक आप उनका ए बी टीम, अभी हारे हो इसलिए ए बी टीम हो, और जिस दिन तुम जीत गए तो ये बीजेपी कांग्रेस तुम्हारी ए और बी टीम बन जाएगी। तो ये पॉलिटिकल का एक एजेंडा रहता है और ये चीजें आम नागरिक नहीं समझ पाता। इसलिए कोई भी ये बोल के उनकी वोट को खिसका सकते हैं, बहला सकते हैं कि तुम्हारी गुणवाना या तुम्हारी समाजवादी पार्टी या तुम्हारा आजाद समाज पार्टी या तुम्हारा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एबीसी टीम है। तो ये तब तक बोलते रहेंगे जब तक वो उस स्तर पर पहुंचे। जिस दिन पहुंच जाएंगे तो कांग्रेस बीजेपी इनसे गठबंधन के लिए हाथ फैलाएगी। मायावती जी से ये बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन किया था। क्यों? शुरू में तो बोल रहे थे ये टीम है, बी टीम है, ये तो दलितों की पार्टी, लेकिन बाद में जब आप सक्षम हो जाते बोलते साहब गठबंधन कर लो, मिलकर सरकार बनाएंगे। ये पॉलिटिकल वो रहता है। यही चीज हमें अपनी आम जनता को समझाना है कि आप जब तक दो पार्टियां अगर रहेगी तो ये रंगा बिल्ला है। यही चोर, वो बोलते हैं ना डाकू और कसाई की जोड़ी जो है ये वही है। क्योंकि जब तीसरी अगर आ जाएगी तो असल में लोकतंत्र बसता है। अब इनको पता है कि या तो हम रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम रहेंगे, छोटा भाई बड़ा भाई राज करेंगे। लेकिन जब तीसरा जब आ जाएगा ना तो फिर कंपटीशन होता है, फिर काम होता है। अभी मध्य प्रदेश में कहाँ काम हो रहा है? यहाँ काम के आधार पर वोट नहीं मिलते। यहाँ तो धर्म जाति के आधार पर वोट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है जीतेगा तो बीजेपी, उनको पता है जीतेगा तो कांग्रेस। तीसरा स्टैंड अगर मजबूत हो जाए तो यहाँ भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, पानी, बिजली की बात होगी। इसलिए इस क्षेत्र की और छिंदवाड़ा की जनता को बात को समझना पड़ेगा। जब तक आप 4-5 मोर्चा तैयार नहीं करोगे पॉलिटिकल, एक ही पार्टी की नहीं अलग अलग पार्टी के जब तक विधायक सांसद नहीं बनाओगे तब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। महाराष्ट्र में विकास क्या हुआ अभी? क्योंकि वो अलग अलग पार्टी के हुए, अगर एक ने भी अगर बगावत कर दी तो सरकार गिरा देते हैं। यही होता है। जहां पर ये हाल रहता है वहां लोकतंत्र जिंदा रहता है। और जहां ये पूंजीपतियों की दो पार्टी रहती है तो वो एक, अभी जैसे दीपक सक्सेना ने देखिए, एक बेटा कांग्रेस में एक बीजेपी में, चलता है ना भाई। हम पता है वो जीती तो मैं जीतू। इसलिए हम जनता को कह रहे हैं कि आप समझिए, नहीं समझोगे तो आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे। आने वाले समय में अदानी अंबानी वैसे ही तो LIC से लेके हर चीज उनके हाथ में सौंप दी, थोड़ा बहुत बचा वो भी खत्म। आप और हम बस वही है, हिटलर शाही आएगी, क्या उगाना है आपके खेत में वो तय करेंगे, क्या खाना है वो तय करेंगे, कैसे रहोगे वो तय करेंगे। अगर आप चाहते हो यहाँ अच्छे तरीके से हम रहें तो आपको अपना थर्ड फ्रंट को आपको मजबूत करना पड़ेगा। जैसा वहां पर से पप्पू यादव जी मजबूत हुए हैं, बिहार से 5 बार का सांसद है वो व्यक्ति, बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, निर्दलीय, और वो अकेला व्यक्ति धारता है। और जब वो बोलता है तो सुनना पड़ता है दूसरे को। तो वहां पर जब जब चुनाव होगा ना तो वहां किस पे बात होगी? इस पे नहीं होगी ये गलत है बोले इनने तुमको 4 नौकरी दी, हम आपको 10 नौकरी देंगे। आप वहां कॉम्पिटिशन की बात होती है। तो इसीलिए हम जनता को ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि पता भारत देश की जो जनता है, मतदान करने वाले लोग हैं, वो राजनीति को नहीं समझ पाए। जिस दिन से राजनीति को वोट डालने वाला व्यक्ति समझ जाएगा ना, उस दिन असल में लोकतंत्र यहाँ पर आएगा। अभी लोकतंत्र तो है ही नहीं है। अभी तो लोग आप 5,000 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, वोट डाल देते हैं, लोगों को लगता है बस मजा आ गया। फिर वही लोग जिनने 5-10 हज़ार लिए तो उन्हीं के लड़का बच्चे हॉस्पिटल में तड़प के मर जाते हैं। उन्हीं के लड़का बच्चे बोलते रहे भैया हमारे बच्चे का ये एडमिशन के लायक फीसें नहीं है, क्या करें? अगर तुम 20 साल लिए करो, 20 साल में तुम 1 साल अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि राजनीति को जिस दिन आप मतदान करने वाला, वोट देने वाला व्यक्ति जिस दिन राजनीति समझ जाएगा, उस दिन राजनीति सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। अभी चोर लिटोरों का रास्ता बन चुका है। राजनीति में लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए कमाएंगे, बाकी जनता जाए तेल लेने। लेकिन जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी ना तो केरल जैसे रहेगा। ये देश, ये स्कूल, ये कॉलेज राज्य सरकार की अगर संपत्ति है तो यहाँ किसी एक धर्म का फोटो ये नहीं रहेगी। राज्य सरकार के द्वारा पोषित किसी भी स्कूल या संस्था या कोई भी एजेंसी जो है वो सभी धर्मों के हिसाब से चलती, पर्टिकुलर एकदम, क्योंकि वो एक्चुअल में संविधान को अमल करने लगे। हमारे यहाँ थोड़ी ना है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री बोला फलाने धर्म के लिए मैंने इतना बजट जारी कर दिया, बाकी मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। इसलिए हमें पहला कदम ये करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सर्वप्रथम हमें खेती तैयार करना पड़ेगा। खेती तैयार होगी तो बीज लगाओगे तो अनाज उगेगा। यहाँ राजनीति की खेती तैयार ही नहीं है, जनता को राजनीति पता ही नहीं है। और जब तक आपको राजनीति पता ही नहीं है तो कहाँ का लोकतंत्र है? चलता रहेगा। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।